नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। विकास दुबे के मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट को ये क्यों कहना पड़ा कि एक गैंगस्टर जिस पर 100 से ज़्यादा एफआईआर पेंडिंग है, उसे न्यायालय से जमानत मिलती रही। और ये कहीं ना कहीं सिस्टम पर सवाल खड़े करता है, प्रश्न चिन्ह लगाता है। तो आज समझेंगे कि न्यायिक प्रक्रिया क्या है और कैसे गैंगस्टर या अपराधी अदालत से जमानत पर रिहा हो जाते हैं। पूरा प्रोसेस क्या है और इस प्रोसेस में किसकी खामी के चलते इस तरह के गैंगस्टर जमानत पा लेते हैं। और इसे समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर जज दिल्ली हाई कोर्ट जस्टिस एस.एन. ढींगरा साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर विक्रम सिंह जी, फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश। सर, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ ऋषिपाल सिंह हैं, एडवोकेट हैं दिल्ली हाई कोर्ट में। ऋषिपाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में करना चाहूँगा ढींगरा सर आपसे, क्योंकि जब अदालत की ओर से ये सवाल किया गया है और देश के सबसे बड़ी अदालत अगर इस तरीके के सवाल खड़े कर रही है, तो मैं समझना चाहूँगा कि ये सवाल क्या अपने न्यायिक प्रक्रिया के सिस्टम से है या ये सवाल उस पुलिस व्यवस्था से है जो कि अपराधी को पकड़कर सबूतों को अदालत में पेश करती है, या ये सवाल उस जमानत के दरमियान पब्लिक प्रोसिक्यूटर और दूसरे वकीलों के बीच होने वाले तथ्यों पर जिरह को लेकर है? देखिए, वैसे मेरे हिसाब से ये सवाल सुप्रीम कोर्ट को अपने आप से करना चाहिए था कि ऐसा क्यों है कि हम बड़े बड़े अपराधी जो हैं वो बच जाते हैं, जमानत ले लेते हैं। एक 500 रुपए की चोरी वाला अपराधी जेल में बंद रहता है, एक 500 करोड़ की चोरी वाला अपराधी रात के 12 बजे उसकी जमानत सुन करके उसे जमानत दी जाती है। और रात को 12 बजे कौन सुनता है? सुप्रीम कोर्ट सुनता है। आम मजिस्ट्रेट और न्यायिक अधिकारी की ये हिम्मत नहीं है कि वो रात को 12 बजे सुने, क्योंकि अगले दिन उसको नोटिस आ जाएगा कि तुम्हें क्या ऐसी जल्दी थी कि तुमने रात के 12 बजे केस सुना, वो कौन सी परिस्थिति थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से कोई नहीं पूछ सकता कि भाई ऐसी क्या वो जल्दी है जब 3 करोड़ केस पेंडिंग है, उसमें 1 करोड़ कम से कम क्रिमिनल केस पेंडिंग है, उसमें कम से कम 20 लाख लोग जेल में बंद हैं। तो ऐसी क्या बात थी कि इस अपराधी की आपको जमानत रात को 12 बजे सुनी? सुप्रीम कोर्ट से ये कोई नहीं पूछता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट रात के 12 बजे भी जमानत की अर्जी सुनता है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। एल.एम. थापर नाम के एक बिजनेसमैन, पूरे ठीक से नाम मुझे याद ना हो तो मैं कह नहीं सकता, मिस्टर थापर दिल्ली हवाई अड्डे पर कंट्राबैंड के साथ पकड़े गए थे और उनकी जमानत की अर्जी एसीएमएम के पास लगी थी। उसी दिन एसीएमएम ने रात को 8 बजे जमानत की अर्जी रिजेक्ट की। वो हाई कोर्ट नहीं गए। उनके पास ऐसे वकील थे जो सुप्रीम कोर्ट के जजों को ये कह सकते थे कि जी जमानत आज ही सुननी है, और वो रात को 12 बजे जमानत की अर्जी सुप्रीम कोर्ट के जज के घर लगी और वो रात को 12 बजे उन्होंने जमानत दी। वकीलों में अगर नॉर्मल इंसान है जिसके खिलाफ 1 या 2 एफआईआर हैं, ये हो सकता है गले उतर जाए, समझ में आ जाए एक आम आदमी को, उससे जमानत मिल गई। लेकिन विक्रम सिंह सर, कोई अपराधी, और ऐसे एक नहीं, हर राज्य में हजारों की संख्या में, और आपसे बेहतर शायद कोई नहीं जानता होगा, गैंगस्टर बड़े बड़े जिन पर हजारों की संख्या में एफआईआर है और वो धाराएं जो सबसे संगीन मानी जाती हैं, इसके बावजूद उन्हें अगर अदालत से जमानत मिलती है तो ये कहां पर, क्या वो पुलिस जो कि अपराधियों को पकड़कर विभिन्न धाराओं में कैद करती है, बंद करती है, साक्ष्य जुटाती है, क्या वहां पर उनकी कोई गलती है, कमजोरी रह जाती है जिसका फायदा वो कोर्ट में उठाते हैं, या कुछ और? कवीन जी, आदरणीय जस्टिस ढींगरा साहब ने हमारा आपका काम बहुत आसान कर दिया। उनकी तीखी परंतु कटु सत्य टिप्पणी ने पूरा प्रकाश डाला है हमारी पूरी व्यवस्था पे। जस्टिस ढींगरा साहब ने जो बातें न्यायपालिका के बारे में कही हैं, वही करीब करीब उससे भी ज्यादा सत्य पुलिस के लिए है, प्रोसिक्यूशन के लिए है। क्योंकि अगर शो मी द मैन एंड आई विल शो यू द रूल्स, अगर पहुंच वाला, रसूख वाला, दमदार और जिसकी जेबें गहरी हैं,
ऐसा आरोपी है तो पूरे लोग कतारबंद तरीके से बंद करके उसके लाभ पहुंचाने की नियत से उसकी जमानत करवाने के लिए उससे ज्यादा बेकरारी से उसके बगल में खड़े हो जाते हैं। और जब तक ये राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होगी कि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, उसका प्रत्येक स्टेक होल्डर, हमारी जुडिशरी, पुलिस और प्रोसिक्यूशन, सबको लामबंद होना पड़ेगा कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में नई प्राण ऊर्जा फूके। जस्टिस ढींगरा साहब ने बहुत करारी चोट की है व्यवस्था के ऊपर, मैं वही करारी चोट पुलिस विभाग पे करना चाहूंगा कि पहले था एक जमानत हो जाती थी तो जो कंसर्न डिप्टी एसपी था, प्रोसिक्यूटर, तो उसकी नौकरी पे बात आ जाती थी। आज ये बता दें, पिछले 25 साल में किसी डिप्टी एसपी की, किसी एसपी की, किसी प्रोसिक्यूटर की नौकरी इसलिए गई है कि कोई एक्विटल हो गया हो या कहीं कोई संलिप्तता की बात आई है। तमाम बाहुबली जेलों में अपना साम्राज्य चला रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता जमानत नहीं हुई, जेल गए, तो मनचाहे अस्पताल में जाकर के आइसोलेशन वार्ड को अपना आरामगाह और 5 स्टार में परिवर्तित कर देते हैं। लेकिन अगर आपने कहा यह सिस्टम पूरी तरीके से ओवरहॉल करने की जरूरत है, जिसमें केवल जुडिशरी ही नहीं, राजनीतिक इच्छा शक्ति तमल करेगा, खराब करेगा। और इस बुनियाद के ऊपर का प्रोसिक्यूशन मजबूत है। अगर 60 और 64 केस का विकास दुबे ये नहीं करेगा तो कौन करेगा कभी? अगर हम यही प्रमाणित नहीं कर पाए तो हमारे अंदर, इसलिए नहीं कि हम प्रमाणित नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे मुंह को बंद कर दिया गया उसके भ्रष्टाचार में, इसीलिए पुलिस वाला भी नहीं बोला, प्रोसिक्यूटर भी नहीं बोला। शिवपाल जी, अब मैं आता हूं अदालती कार्रवाई में। आमतौर पर जो प्रोसेस है किसी एक इंसान के लिए जिसे जमानत चाहिए, और जब एक गैंगस्टर आता है अदालत में जमानत की अर्जी के साथ, क्या बड़ा फर्क दिखता है तथ्यों के साथ, तथ्यों को रखने को लेकर, या पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होते हैं उनका रोल और रवैया वहां पर कितना अहम हो जाता है, और क्या उनकी चूक से ही जमानत के दरवाजे खुल जाते हैं ऐसे गैंगस्टर्स के लिए? देखिए, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अभी आपने कहा कि हम किसी खास एग्जाम्पल को नहीं लेंगे, फिर भी मैं आपके सामने आज ढींगरा साहब में एक एग्जाम्पल मेरे सामने में अभी एक बेल बना रहा था। एक स्टेट वर्सेस राहुल का मैटर है जिसमें 50 रुपए की इस व्यक्ति ने चोरी की और आज 3.5 साल से ये जेल में है। 7 साल की इसको सजा हो गई है, केवल 50 रुपए। ये पिटीशन मेरे हाथ में है, मैं अभी इसकी बेल तैयार कर रहा हूँ, अपील तैयार कर रहा हूँ। ये पोजीशन हमारे यहाँ है। दूसरा सर, एक बहुत ही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे यहाँ जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है वो पूरी तरीके से एविडेंस बेस्ड है कि गवाह क्या कह रहा है, सबूत कैसे हैं। हमारे यहाँ जो ट्रायल है वो इतना लंबा हो जाता है कि गवाह जो है उनका जो कॉन्फिडेंस है वो लूज हो जाता है, या बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं कि जो अपराधी हैं, जो जिन बाहुबली हैं, प्रोसिक्यूशन ने बहुत अच्छा केस तैयार किया, पुलिस ने अपनी बहुत अच्छी फाइल तैयार की, जज साहब सब कुछ करने के लिए बैठे हैं, लेकिन जो समय है उस समय के बीच में वो अपराधी इस काबिल हो जाते हैं कि गवाहों को मैनेज कर लेते हैं। और जब वो जज के सामने केस पहुंचता है तो जज जनरली जिस केस की बात करते हैं उस केस में अगर मान लो गवाह हॉस्टाइल हो गया या कोई गवाह गवाही देने नहीं आया तो जज मजबूर होता है उसको बेल देने के लिए। तो ये एक सिस्टम है हमारे यहाँ कि जो प्रोसिक्यूशन का टाइम है वो टाइम का लंबा होना एक इस सिस्टम पे बहुत बड़ी कुठाराघात है जो इन अपराधियों को एक बहुत संजीवनी दे रहा है। ये बहुत बड़ा कारण है। तो क्या ये माना जाए कि अदालती कार्रवाई में जमानत पर, खासतौर पर अगर बड़े अपराधियों, गैंगस्टरों के खिलाफ कहें, तो वहां पर जज साहब के पास बहुत ज्यादा एल्बो रूम या जगह नहीं होती है। जो तथ्य पुलिस ने रखे हैं, प्रोसिक्यूशन ने जो केस तैयार किया है, उसी आधार पर वो अपने विवेक से जमानत पर फैसला देंगे। क्या वो आउट ऑफ लाइन, आउट ऑफ बॉक्स या उन धाराओं से, उन रास्तों से अलग जा सकते हैं अगर किसी बड़े अपराधी या गैंगस्टर का मामला है? मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि जज मजबूर होता है। देखिए, जज के पास बहुत डिस्क्रिशनरी पावर है। जज जो है उसका सिर्फ क्रिमिनल हिस्ट्री देख करके जमानत नामंजूर कर सकता है कि इस आदमी की इतनी क्रिमिनल हिस्ट्री है, इसके अंदर ये सक्षमता है कि ये गवाहों को मार भी दे और उनको धमका भी दे। इसलिए ये कहना कि जज मजबूर हो जाता है, उसके पास एल्बो रूम नहीं है, गलत है। अभी देखिए, विकास दुबे का ही उदाहरण लीजिए। विकास दुबे में पुलिस ने सारे साक्ष्य इकट्ठे कर रखे हैं कि ये एक अच्छा एनकाउंटर था और सफल, जिसमें पुलिस को चोट लगी, पुलिस की गाड़ी पलट गई, सब हुई, लेकिन जज ने ये तो नहीं कहा कि मैं मजबूर हूं, तुम्हारी गवाही ये है। सुप्रीम कोर्ट ने ये तो नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, हमें लगता है कि ये एनकाउंटर गलत है,
हम आपकी इंक्वायरी नहीं, हम अपनी इंक्वायरी बिठाएंगे। तो जज के पास बहुत डिस्क्रिप्शन होती है, बशर्ते कि उसके नियत हो काम करने की और वो समाज के अंदर अपनी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को प्रॉपर चलाना चाहे। जब जज ये सोच लेगा कि मैं समाज के प्रति जिम्मेदार हूं, तो वो ये कभी नहीं कहेगा कि मेरे पास तो पावर ही नहीं है। मैं ऐसे अनेकों केस दे सकता हूं जहां जज ने बिना देखे तथ्य भी जमानत कैंसिल कर दी। एक केस था जिसमें विष्णु पंडित था, उसे लोअर कोर्ट से रेप में जमानत मिली थी। हाई कोर्ट ने अपने आप संज्ञान ले लिया और अपने आप संज्ञान लेकर के जज के ऑर्डर को पलट दिया, उसकी जमानत कैंसिल कर दी। जब जज यहां तक कर सकते हैं कि बिना अपील के, बिना उसके खुद संज्ञान ले रहे हैं बेल के मैटर में और जमानत को पलट रहे हैं, तो ये कहना कि जज के पास एल्बो रूम नहीं है, गलत है। और जज को जब तक कन्विक्शन नहीं हो जाती, जब तक के पूरी एविडेंस नहीं हो जाती, ये हमेशा जज के पास लीवरेज होती है कि बाकी गवाह हो जाए, क्योंकि ये किसी भी गवाह को धमका भी सकता है, डरा भी सकता है, मार भी सकता है। तो ये बड़े बड़े अपराधी बचते इसीलिए है कि ये किसी गवाह को सामने नहीं आने देते। लेकिन हमारे कोर्ट इस बात को देखते नहीं है कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस, आउट ऑफ कोर्ट जो कन्फेशन हो रहा है टीवी के ऊपर, ये एक सब्सटैंशियल गवाही है। क्यों नहीं हम लकीर के फकीर बने हुए कि गवाह होगा, उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन होगी, जो वो कह रहा है टीवी के ऊपर वो एडमिसिबल नहीं है। क्यों नहीं है एडमिसिबल? जब आप गवाह तो मुल्जिम के हक में हर चीज एडमिसिबल करते हो, तो मुल्जिम के खिलाफ भी हर चीज एडमिसिबल होनी चाहिए। जो हमारे कानूनी सिस्टम है और अदालती जो मैं कहूँगी सबूत आधारित जो प्रक्रिया है, उसमें आज के दौर की हाईटेक टेक्नोलॉजी, मीडियम जो अलग अलग है, सोशल मीडिया या फिर टीवी या दूसरे प्रचार के साधन, इनको भी समाहित जोड़ने की जरूरत है। हमें बदलाव करने की जरूरत है अगर हम बदलना चाहते हैं और उसको गंभीर करना चाहते हैं इस पूरी प्रक्रिया को। देखिए, हमारे एविडेंस चेक में कोई भी चीज एक्सक्लूड नहीं है, ना तो हाईटेक टेक्नोलॉजी एक्सक्लूड है, ना कोई और चीज एक्सक्लूड है। एविडेंस एक्ट में साक्ष्य की बहुत लंबी चौड़ी एक बहुत विस्तृत परिभाषा है। उस परिभाषा में हर तरह की एविडेंस आती है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि हमारे नियत नहीं है कि हम ऐसे लोगों को जो समाज के अंदर खुलेआम बंदूकें लेकर घूम रहे हैं उनको अंदर बंद करें, उनको जो है जमानत ना होने दें। ढींगरा साहब ने जो जिसका उनके जो विचार हैं, जिस तरीके से वो कह रहे हैं, एक उनका अपना खुद का अनुभव रहा है, एक लंबा उन्होंने वक्त गुजारा है, किस तरीके से देखते हैं अगर हम फिर इस अदालती प्रक्रिया और जमानत की प्रक्रिया को खास तौर पर समझें तो ऐसा लगता है इसमें बहुत सारे छेद हैं। क्या इसके लिए कोई एक अलग कानून की जमानत को लेकर एक मोटे तौर पर गाइडलाइन तय करने की जरूरत है कि XYZ होने पर ही जमानत मिलेगी और ये होने पर नहीं मिलेगी? और क्या ये मौजूदा कानूनी प्रक्रिया में नहीं है, और अगर है तो फिर कैसे हो जाता? ये कहूंगा कि जस्टिस ढींगरा साहब की सारगर्भित टिप्पणी के बाद कोई नए कानून की नहीं, केवल प्रबल इच्छा शक्ति की जरूरत है। सबसे पहले आप ये देखिए, हम जब नौकरी में आए थे, मुआयना कॉज लिस्ट, ये वो केसेस होते हैं जो आज महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट जज या सेशन कोर्ट, ट्रायल कोर्ट में लगते हैं। वहां जाके गवाहों के बारे में वांछित जानकारी और उनको कोर्ट में प्रोड्यूस करना। धारा 164 CRPC के बारे में गवाहों का बयान दर्ज कराना। इसके अलावा पक्षद्रोह, आप देखें बड़े बड़े केस, चाहे विकास दुबे का हो, थाने में जाकर के पुलिस कर्मियों के सामने एक राज्य मंत्री प्राप्त VIP की हत्या की और 17 पुलिसकर्मी जो कि गवाह थे वो हॉस्टाइल हो गए। कोई एक्शन हुआ नहीं हुआ, कम से कम उनका 164 के अंतर्गत बयान, और अगर पक्षद्रोह किया था तो उनका ऊपर कार्रवाई विभागीय होनी चाहिए, कहीं कुछ नहीं। तो ये जो संलिप्तता का पुट है कविंद्र जी, इसको दूर कर दे पहले। दूसरी चीज ये है कि कोई भी एक्विटल होता है, जमानत होती है, तो SSP पहले हिल जाते थे, कैसे हो गई जमानत, 164 के बयान क्यों नहीं हुए, कौन कौन हॉस्टाइल हुए, सरकारी है तो उनकी जरा हम जरा बात कर ले। उनकी पेंशन तक रुकते हुए मैंने देखा है और प्रशासनिक कार्रवाई होते हुए मैंने देखा। यहां अगर आप देख ले 25 साल से ऐसा कोई दृष्टांत आपको नहीं मिलेगा कि किसी सरकारी आदमी अगर पक्षद्रोह हुआ है, सरकार का विरोध किया है, तो भी उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई। कानून नहीं, इच्छा शक्ति और एक चेकलिस्ट बना करके मैनुअल ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर्स में इलैबोरेट अगर आप कर दें कि कहीं कोई ऐसा महत्वपूर्ण एक्विटल होता है, बाहुबली को लाभ मिलता है, तो ये उस IO, प्रोसिक्यूटर और SP DM की कमजोरी मानी जाएगी और बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी। मैं 2 एग्जाम्पल देना चाहूंगा।
इस दशक का सबसे महत्वपूर्ण हत्या अभियोग, नाम नहीं लूंगा, लेकिन जस्टिस लाल ने सीबीआई ट्रायल कोर्ट में 200-250 पन्ने की कन्विक्शन दिया और उसकी सर्वत्र प्रशंसा हुई। और ये कहा जाने लगा कि जस्टिस ढींगरा ने कहा था ये आगे एक्विटल ही होगा इसका, क्योंकि जो आरोपी थे, जो सजा याफ्ता थे, बड़े रसूख वाले थे। और वही हुआ, अंत तो गत्वा हाईकोर्ट में उनका एक्विटल ही हुआ। इसके अलावा आप अगर देख ले कि बाहुबलियों की गिनती नहीं है, कितने बाहुबली ऐसे हैं। आप देखिए, मुख्तार अंसारी है, नंद किशोर रुंगटा केस एक्विटल। इसके अलावा आपका कृष्णानंद राय केस, हत्या, दिन दहाड़े हत्या हुई, हजारों गोलियां चली, एक्विटल। तो वही है कि अगर आप देखना चाहे तो बहुत कुछ देख सकते हैं, नहीं देखना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं। सिंह साहब ने एक दृष्टांत बताया, 50 रुपए की चोरी। अरे सरकार इसके ऊपर हजारों लाखों रुपए खर्च कर चुकी है सिर्फ इसको डिटेन करने में। नैसर्गिक न्याय ये कहता है इधर न देख के जो बाहुबली है उनकी तरफ प्रकाश डालिए, लेकिन बाहुबलियों की तरफ नहीं जाएगा। 5 रुपए और 50 रुपए पे हमारी 99% शक्तियां जा रही हैं, जो कि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऋषिपाल, मैं जिस तरीके का सिस्टम है और जैसे कि दोनों हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं और बहुत ही कटु अनुभव मैं कहूँ कि वो शेयर कर रहे हैं, जिस तरीके से हम अब तक देखते आए हैं पूरा प्रोसेस कि पुलिस साक्ष्य जुटाती है, अदालत की चौखट पर केस जाता है, और ख़ासतौर पर अगर हम बड़े गैंगस्टर या इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों की बात कर रहे हैं जिनके खिलाफ 100, 50, 200, 500 तक FIR हैं संगीन अपराधों में, क्या उन केसेस में कुछ एक्स्ट्रा केयर कोर्ट में, चाहे वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो, चाहे जज साहब हो, या पुलिस की इन्वेस्टिगेटिव टीम हो, वो करती दिखती नजर आती है, या एक रस्म अदायगी पर दिखती है आम केस, चाहे वो 50 रुपए का चोरी का मामला हो या फिर 50 लोगों की हत्याओं का मामला? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे अभी ढींगरा साहब ने बात कही, अभी कुछ एग्जांपल्स दिए कि जजेस को ऐसा करना चाहिए, कोर्ट को ऐसा करना चाहिए। ये एक अपवाद है जो कुछ जजेस ऐसा करते हैं या ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन जो जुडिशियल सिस्टम है उस सिस्टम के अंदर, जैसे अभी कहा, उस सिस्टम में एक बदलाव लाने की बहुत जरूरत है। उनको सोचने की जरूरत है कि किस तरह से जो एविडेंस है उनको सर्कमस्टांशियल एविडेंस को लिया जाए और किस तरीके से आगे प्रोसीड किया जाए। हमारे यहाँ जनरली जो जितने बड़े बड़े गैंगस्टर्स हैं उनके जब केसेस दाखिल होते हैं कोर्ट के अंदर, तो उतनी गंभीरता नहीं देखी जाती जितनी गंभीरता होती है। प्रोसिक्यूटर अपने से कोशिश करता है, लेकिन मैंने आपको जैसे बताया कि सारा सिस्टम जो है वो शख्स पर आधारित है। अगर गवाह कोर्ट में जाता है, गवाह मुकर जाता है, क्योंकि हमारा सारा का सारा सिस्टम शख्स पर आधारित है। कोर्ट में हम जब जाते हैं, चाहे बड़ा अपराधी हो, देखिए जब तक अपराध साबित नहीं हो जाता है तो कोर्ट का यही मानना है, कानून का ये मानना है कि व्यक्ति को निर्दोष माना जाए। जब तक साबित नहीं होता है, तो जब तक साबित करना है, वो साबित कैसे होगा? साबित करने के लिए तो गवाह चाहिए, सबूत चाहिए। वो गवाह कोर्ट में आए, वो कहे हाँ मैंने इस अपराधियों को अपराध करते देखा है। लेकिन जो समय जाता है और जो अपराधी के जो और मतलब जो उसके संसाधन है वो उसका इस्तेमाल करता है और गवाह मुकर जाता है। ये एग्जाम्पल अपने आप में, अगर इंक्वायरी करनी है तो इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट इस पॉइंट पे कराए कि थाने के अंदर कैसे एक व्यक्ति की हत्या हो गई और पूरा थाना क्यों गवाह नहीं बना, उसमें कन्विक्शन विकास दुबे क्यों नहीं? अगर उसमें कन्विक्शन हो गई होती तो विकास दुबे जैसा व्यक्ति इतना बड़ा अपराधी नहीं बनता। ये बहुत बड़ा गंभीर प्रश्न है जो सुप्रीम कोर्ट को अपनी इन्वेस्टिगेशन या जो कमेटी की इंक्वायरी वहीं से चालू करनी चाहिए। ढींगरा साहब ने सही कहा कि हमें, और साहब ने भी सही कहा कि हमारी इच्छा शक्ति जो है ना, इच्छा शक्ति ऐसी होनी चाहिए कि हमें अपराधियों को बहुत समय रहते ही उनको पकड़ना है और या उनका कन्विक्शन सिक्योर कराना है और गवाहों को प्रॉपर तरीके से काम कराना है कि गवाह आए और प्रॉपर तरीके से विद इन टाइम, एक समय के अंदर वो गवाह अपने समय के अंदर आए और गवाही दी जाए। लेकिन ऐसा अदालतों में नहीं हो रहा। अदालतों में और गंभीरता से काम होना चाहिए। विक्रम सिंह सर, क्योंकि गवाहों का होस्टाइल होना एक बड़ा मर्ज है और ये गुजरते वर्षों के साथ बढ़ा है। गवाहों के होस्टाइल होने से बचाने के लिए कई कानूनों की बात हुई, कुछ बने भी, लेकिन कहाँ पर वो चूक रह जाती है या क्या वो बदलने की जरूरत है ताकि जो गवाहों का भरोसा है सिस्टम पर कम से कम वो बना रहे, तभी तो गवाही के लिए आएगा और खड़ा रहेगा। मैं बताना चाहूंगा कि ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। सबसे पहले तो देखिए, इन्वेस्टिगेशन जो सीआरपीसी में मैंडेटेड है 90 दिन, कोशिश करें कि उस अवधि के अंदर या उससे भी कम अवधि में पूर्ण किया जाए। जितना विवेचना लंबी खिंचेगी उतना ही गवाह और मुद्दई शिथिल पड़ते जाएंगे और गवाहों का पक्षद्रोही होना, हॉस्टाइल होना और ज्यादा संभव होने लगेगा। यह सुनिश्चित किया जाए कि 164 सीआरपीसी के अंदर गवाहों के बयान करा लिए जाए। इससे हॉस्टाइल होने की संभावनाएं बहुत नगण्य हो जाती हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा, गवाह हॉस्टाइल होते हैं क्योंकि मुल्जिम पक्ष अगर असरदार है और पैसे वाला है, तो मैंने स्वयं देखा है
और जब पता लगा है अपने स्रोतों से कि एक एक गवाह को 10-10 लाख रुपए तक दिए गए अपने बयान को बदलने के लिए और हॉस्टाइल होने के लिए, गैरहाजिर होने के लिए, तो ये पूरी मशीनरी लगी रहती है गवाहों को हॉस्टाइल कराने में। और इसके लिए ये जरूरी है कि त्वरित इन्वेस्टिगेशन, त्वरित कार्रवाई, 164 सीआरपीसी के प्राविधानों का लाभ, और जो हॉस्टाइल होता है सरकारी नौकर है तो प्रशासनिक कार्रवाई, जनता का व्यक्ति है तो उसके विरुद्ध और भी कार्रवाई संभव है जो कि कानून हमें इजाजत देता है, उसके अंतर्गत कार्रवाई। इसके अलावा हर एक्विटल के बाद और हर बेल के बाद ये एक समीक्षा होनी चाहिए, क्या हम इसको रोक सकते थे? पहले एक्विटल रिपोर्ट बनती थी और गवाही के बाद अच्छे एसएसपी डीएम पूछते थे भाई ये जमानत हुई कैसे, जरा ये समझाएं हमें। और अगर देखे थे कि उसमें कोई गड़बड़ी हुई है या भ्रष्टाचार की बात आती थी तो प्रोसिक्यूटर को हटाया जाता था और इन्वेस्टिगेटर के खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन तक हुआ है और डिसमिसल तक हुआ है पुलिस इंस्पेक्टर्स का। जी ऋषिपाल कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ जी सर, मैं इसमें एक ऐड करना चाहता हूँ कि अगर जैसे 164 का बयान है या और चीजें हैं, या 161 में पुलिस और बयान लेती है, अगर जैसे आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बहुत बढ़ रहा है, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक की मतलब कैमरे की मदद से और वीडियोग्राफी करके अगर हम गवाहों के बयान लेते हैं और वो बयान अगर कोर्ट के अंदर दिखाते हैं तो हम वो उससे बहुत हद तक जो कन्विक्शन को सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि कोर्ट उस समय देख सकता है, कोर्ट को पावर है, वो गवाह की भाव भंगना भी देख सकता है कि जिस समय ये अपना स्टेटमेंट दे रहा है कोई दबाव नहीं है, कोई कुछ नहीं है, उसका मुकर पाना उस सामने चलते हुए जो वीडियो चल रहा है जिसमें वो अपनी गवाही दे रहा है उससे मुकर पाना उसके लिए काफी मुश्किल बात है कि जिस समय उसने वीडियो दिया कोई उसके बाद कोई कंप्लेंट नहीं करी, अब कैसे उस सब बातों से मुकर रहा है। तो जो हमारा बढ़ता हुआ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उसका पूरी तरह से हमें लाभ उठाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बीच में आपको एक बात करें, टिकटॉक वीडियो था और गाँव के देहातों तक लोगों ने उसके जो है सब्सक्राइबर बन गए। तो यानी वीडियो यानी कि इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम है वो हमारे सिस्टम में अंदर तक पहुंचा हुआ है, तो हमें अपने एविडेंस सिस्टम में इसको बहुत ऐड करना चाहिए कि जो स्टेटमेंट करानी है, जो लोग की जो जैसे इंक्वायरी करते हैं या मान लीजिए सर्च होता है, तो उससे किसी भी गवाह का, किसी पुलिस का या किसी प्राइवेट विटनेस का मुकर पाना उनके बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये हमारे बहुत हेल्पफुल हो सकता है। ठीक ना सर, आखिरी में ये जो गवाहों के मुकरने पलटने की कहानी है और ये एक बड़ा रोग है शायद, जैसा कि चर्चा में भी आ रहा है, इसको कैसे बदल सकते हैं? इसको रोकने का तरीका क्या है? देखिए, हाँ, इसको रोकने का तरीका है अदालत की एक्टिव पार्टिसिपेशन। उसके अंदर जब गवाही हो रही होती है, मान लीजिए गवाह मुकर जाता है, होस्टाइल हो जाता है, तो अदालत को खुद ये जानने की उस गवाह से कोशिश करनी चाहिए कि उसने पुलिस के सामने जब बयान दिया और जब अदालत में बयान दिया है तो इन बिटवीन क्या हुआ ऐसा कि उसने बयान बदला। और जो हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं वो भी ट्रेन नहीं होते कि होस्टाइल गवाह से उतना सच निकालें जितना कि गवाह का उसका मुल्जिम का नाम लिए बगैर हो सकता है। ज़्यादातर गवाह मुकरते हैं कि जी मैं कह नहीं सकता ये था कि नहीं था, गवाह मर्डर तो हुआ लेकिन मैं पहचान नहीं सकता कि ये था कि नहीं था। अब देखिए, अब इसमें कोर्ट का रोल आ जाता है। गवाह ने आके कहा मर्डर हुआ, गोली चली, मैं ये नहीं कह सकता ये था कि नहीं था। अब पुलिस ने जब उस व्यक्ति को पकड़ा जिसने मर्डर किया तो उसके पास मटेरियल होता है। पुलिस की गवाही जो है, पुलिस जिसने पकड़ा जो आयु है उसकी गवाही वो नहीं करता कभी अपनी गवाही से। तो पुलिस कोर्ट की अगर इच्छा शक्ति हो तो ऐसे केस में खुद क्रॉस करके गवाह को ये निकाल सकता है सच्चाई को बाहर। और हमारे एविडेंस एक्ट में 165 एविडेंस एक्ट है, उसमें ये प्रोविजन है कि अदालत को गवाह से हर प्रकार का प्रश्न पूछने की इजाजत है, लेकिन प्रश्न ये है कि अदालत के अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तीनों मेहमानों ने इस बहुत ही अहम मसले पर जो अलग अलग एस्पेक्ट हैं कि किस तरीके से गैंगस्टर और फिर उनकी धरपकड़ और उसके बाद साक्ष्यों का जुटाना, अदालत की चौखट पर पहुंचना और वहां से जमानत लेकर उनका बाहर आ जाना या बरी हो जाना, इसके पीछे के कारण क्या है, और सिस्टम में वो तमाम हथियार या मैं कहूँ कि वो तमाम तरीके दिए गए हैं अदालती प्रक्रिया में जो कि इसे रोक सकते हैं। और हमारे जैसे कि तीनों पैनलिस्ट ने अपनी अपनी राय जाहिर की, उनकी व्यक्तिगत राय है कि किस तरीके से इसे रोका जा सकता है और कहाँ पर खामियां हैं। तो आज फिलहाल इतना ही, नमस्कार।